आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के दौरान हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये फोर्स ही कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम के साथ एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट को ये राइट दिया कि चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से एडजस्ट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमको अमेंड करना है तो ये पावर केवल हमारे देश के यूनियन लेजिस्लेचर को, जिसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। जनरली पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि इस बिल को या तो आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से जुड़ी हुई कुछ और खास बातें हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास किया जा रहा है तो इसको जनरली स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से पास किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी सिक्योर करनी पड़ेगी, प्लस 2/3 ऑफ सिटिंग एंड वोटिंग मेंबर्स के जो वोट है आपको सिक्योर करने पड़ेंगे। जनरली ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए इस स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली आगे देखते हैं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट को असेंट के लिए भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में ना ही पॉकेट वीटो एक्सरसाइज करने का पावर है, ना ही प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस द्वारा पास करके प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है तो वो ना तो एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करेंगे, ना पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करेंगे, ना सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल करेंगे। उनकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वो असेंट दें और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कन्वर्ट करें। चलिए आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए जो प्रोसीजर है या फिर जो मेजॉरिटी चाहिए आपको हाउस में वो अलग अलग होती है। तो पहला जो टॉपिक देख रहे हैं वो हम देखेंगे अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन है जो पार्लियामेंट में थ्रू सिंपल मेजॉरिटी पास करवाए जा सकते हैं। जैसे देखिए, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि जो एरियाज हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के अभी तक पार्ट नहीं थे उनको अगर पार्लियामेंट यूनियन ऑफ इंडिया में मिलाना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके लिए जो उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा वो सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यानी कि अब हम किसी एक्सटर्नल एरिया को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम अपने इंटरनल स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये करने के दौरान पार्लियामेंट न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है और जो स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके एरियाज को ऑल्टर कर सकता है। ऑल्टर का मतलब बदलाव कर सकता है, उनकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है और उनके नेम्स को भी चेंज कर सकता है। यानी पॉइंट नंबर बी के तहत हम जो चेंज कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बाउंड्रीज, एरिया, नेम्स में कर रहे हैं, और इसका मतलब ये जो प्रोविजंस हैं वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट के लिए यूज होते हैं। और पॉइंट नंबर बी को जो मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आर्टिकल नंबर 3। जब भी इस तरीके का कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाएगा, चाहे वो आर्टिकल 2 के तहत हो चाहे वो आर्टिकल 3 के तहत हो,
तो उसको पार्लियामेंट में पास होने के लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर सी देखते हैं, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड स्टेट्स। तो देखिए हमारे देश में काफी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, और अगर किसी स्टेट को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली का को अबॉलिश करना है या फिर उसको क्रिएट करना है, तो उसको अपने स्टेट से एक रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट भेजना पड़ता है, और अगर पार्लियामेंट उस रिजोल्यूशन को सिंपल मेजोरिटी से पास कर देती है तो उस स्टेट में कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट भी की जा सकती है और अबॉलिश भी की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर सिंपल मेजोरिटी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को अमेंड किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर डी, जो है सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में सैलरी एंड अलाउंसेस को मेंशन कर रखा है प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड मेनी मोर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स के। तो अगर इस सेकंड शेड्यूल में हमको कोई अमेंडमेंट करना है तो वो भी सिंपली पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जहां पर सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू कर सकती है, वो है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी फिफ्थ शेड्यूल में लिखे हुए प्रोविजंस को अगर पार्लियामेंट अमेंड करना चाहती है तो उसको सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है एफ, यानी सिक्स शेड्यूल में लिखे हुए किसी प्रोविजन को पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय एंड मिजोरम, इसको बड़ी आसानी से पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है अमेंडमेंट्स बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। देखिए जो प्रोविजंस स्टेट और सेंटर के बीच डिवीजन ऑफ पावर को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उनको अमेंड करने के लिए हमको इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है, जहां पर हमको स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और उस बिल को कम से कम देश में मौजूद टोटल स्टेट्स के 50% स्टेट सपोर्ट करना चाहिए। देखते हैं इन डिटेल। जब बिल को हाउस में पास किया जाएगा तो कम से कम स्पेशल मेजोरिटी से बिल को सपोर्ट मिलना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 क्या होता है वो हम पहले ही अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आइए डिटेल में यहाँ पर भी एक्सप्लेन करते हैं। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 का मतलब कि आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी हाउस में होनी चाहिए, यानी कि नॉट लेस देन 273, यानी आपके पास जो मेंबर्स बिल को सपोर्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, उनका नंबर 273 से ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ वो नंबर टोटल मेंबर्स जो सिटिंग और वोटिंग है उसका 2/3 भी बनना चाहिए, तभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो सकता है। उसके साथ साथ जब वो बिल पास हो जाता है तो वो बिल देश में सिचुएटेड डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर को भी भेजा जाता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर उसे सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं। अगर देश में मौजूद कुल स्टेट लेजिस्लेचर का हाफ स्टेट्स बिल को सपोर्ट कर देते हैं तो वो बिल फिर प्रेसिडेंट को उसके असेंट के लिए प्रेजेंट कर दिया जाता है। आगे देखते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम अमेंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर ए, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी आर्टिकल 54 और 55 में दिए हुए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के प्रोविजंस को अमेंड करना है तो हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी, एंड उसके बाद कम से कम 50% स्टेट लेजिस्लेचर के से उसको रेटिफाई भी कराना पड़ेगा। पॉइंट नंबर बी, अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े हुए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को चेंज करना चाहते हैं तो वहां भी हमें इस अमेंडमेंट के तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सी, 7 शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन से सब्जेक्ट होंगे इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कौन सब्जेक्ट होंगे जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिस पे दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। यूनियन लिस्ट में प्रेजेंटली 98 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। जहां बात करते हैं हम स्टेट लिस्ट की तो इसमें प्रेजेंटली 62 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं और बाकी बचे सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में फॉल
करते हैं, जो कि अराउंड 52 के आसपास आते हैं। यानी अगर हमको ये लेजिस्लेटिव पावर्स चेंज करनी है तो भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर डी, आइए देखते हैं पॉइंट नंबर डी, आर्टिकल 368। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में क्लियरली मेंशन्ड है कि किन प्रोविजंस का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। यानी कि अगर हमको इस आर्टिकल में कोई अमेंडमेंट करना है तो उसका प्रोसीजर सेम रहेगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करवाना पड़ेगा और कम से कम 50% स्टेट लेजिस्लेटिव रेटिफिकेशन भी उसको दिलवाना पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। देखिए मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से ही किए जाते हैं। अभी जो हमने पहले दो प्रोसेस देखे जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू किया जा रहा था, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट्स के द्वारा रेटिफाई करने के बाद ही इनेक्ट किया जा सकता था। लेकिन इस केस में पार्लियामेंट खुद स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जो हमारे बोर्ड पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनको अमेंड कर सकता है। देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि अमेंड किए सकते हैं बाय स्पेशल मेजोरिटी। पहला पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स में अगर पार्लियामेंट को कोई चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट करना है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करके उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करा के दोनों हाउसेस से प्रेसिडेंट को अगर प्रेजेंट करेगी तो प्रेसिडेंट के असेंट देने के बाद वो अमेंडमेंट्स इनेक्ट हो जाएंगे, यानी एक्ट का रूप ले लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि वेलफेयर प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट की पॉलिसी रन करने के दौरान इंक्लूड किए जाते हैं। अगर इट्स डीपीएसपी में लिखे किसी आर्टिकल को या प्रोविजन को अमेंड करना है तो भी पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करती है। और वो सभी प्रोविजन जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, सी ऑल अदर प्रोविजंस व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोविजंस पढ़े थे कि किन प्रोविजंस को फर्स्ट कैटेगरी के थ्रू यानी सिंपल मेजोरिटी थ्रू पास किया जा सकता है और किन प्रोविजंस को सेकंड कैटेगरी यानी स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ द स्टेट्स के थ्रू पास किया जा सकता है। उन सबको अगर हटा दें तो बाकी सारे प्रोविजंस इस स्पेशल मेजोरिटी के कॉन्सेप्ट से पार्लियामेंट द्वारा पास किए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन के फॉर्म में आते हुए देखें।